हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। और अभी आरएस वालों का एग्ज़ाम भी है 1 तारीख को, तो अच्छे से थोड़ा रिवीजन कर लें और अच्छे से फ्रेश माइंड से आप एग्ज़ाम दें। और जो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें भी, ठीक है। शेड्यूल नहीं तोड़ना। अगर आपको नौकरी चाहिए तो एग्ज़ाम आपका भले ही 2024 में हो या 25 में हो, मायने नहीं रखता। अगर आपका टारगेट, आपकी मंजिल फिक्स है तो फिर आपको पढ़ना ही होगा। तो इसलिए अपने शेड्यूल और रूटीन को बनाए रखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2017 तक ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान था। तो बिल्कुल कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था भाई। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान था? आपका दूसरा स्थान था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान का पहला स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया? पहला स्थान आपका हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ना, स्टैटिकल ऑफिसर का है। सांख्यिकी जो ऑफिसर होता है उसका एग्ज़ाम का पेपर है। शानदार पेपर। इसमें राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए थे उनको अपन हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़ बूंदी, जयगढ़ जूनागढ़ और आपका आमेर का किला। तारागढ़ बूंदी शामिल नहीं है, जयगढ़ भी आपका शामिल नहीं, जूनागढ़ भी आपका शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आमेर का किला आपका शामिल है। राजस्थान के 6 किले जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन कौन सा है? तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप जानते होंगे, जैसे सभी लगभग बताते हैं, गाजर, चीकू, आम। गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, ऐसे रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर। तो ये 6 जिले जो है आपको 2013 के अंदर राजस्थान के जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया था, जबकि जयपुर के परकोटों को जुलाई 2019 के अंदर शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह बहन थी। बुद्ध सिंह की तो पत्नी थी, लेकिन बहन किसकी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिर्जा राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, सवाई जयसिंह, भारमल। तो अमर कुंवरी जो बहन थी, किसकी बहन थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना, सवाई जयसिंह की बहन थी। किसकी? सवाई जयसिंह की बहन थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो मराठा को बुलावा दिया था वो भी अमर कुंवरी ने दिया था। क्या हुआ था भाई, जो इनके बहन थे ना सवाई जयसिंह, ये बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पे बिठाना चाहते थे। लेकिन इस योजना की खबर पहले इनकी बहन अमर कुंवरी को पड़ गई। तो अमर कुंवरी ने क्या करा, मराठा को कुछ पैसा और धन देकर फिर सवाई जयसिंह के लड़ने के लिए बूंदी के अंदर बुलाया था। और सबसे पहला हस्तक्षेप भी कब हुआ था? ये सबसे पहला जो प्रवेश हुआ था ना राजस्थान में, ये बूंदी वाला ही हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किस बहादुरी के करते बिट्ठू महा के रावले में उल्लेखित है, ये आपको बताना है। तो देख लेते 4 का जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ठीक है। गांव गांव गोगोर, गांव गांव खेजड़ी, ये सवाल भी आपका कई बार बना हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। गोगा जी का जो मेला लगता है कब लगता है? गोगा नवमी को लगता है, ठीक है। गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपकी गोगा नवमी आती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और गोगा जी के मुख्य मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? तो गंगा सिंह ने दिया था। बीकानेर के जो शासक हैं गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। रामदेव जी का मेला अभी अभी आपका निकला ही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। देखो रामदेव जी का मुख्य मेला जो लगता है वो जैसलमेर के रूणीचा में लगता है। इसके अलावा एक छोटा सा मेला लगता है अजमेर के अंदर, जिसे कुंडियास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंडियास, ठीक है। यहाँ भी इनका मेला लगता है।
इसके अलावा बिराटिया जो कि पाली के अंदर पड़ता है, यहाँ भी इनका मेला लगता है। ठीक है, अब ये बिराटिया पाली में नहीं रहा, अब ये बिराटिया आपके किस में आ गया, तो ब्यावर जिले के अंदर आ गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मसूर या पहाड़ी का संबंध भी आपके बाबा रामदेव जी से। ठीक है, और छोटा रामदेव आपका गुजरात में लगता है, छोटा रामदेव जो मेला लगता है वो गुजरात के अंदर लगता है। तो ये आपको तथ्य याद रखना है। रामदेव जी के पिताजी की बात कर ले तो अजमाल जी तंवर थे, माता जी की बात कर ले तो मैणा थे, पत्नी की बात कर ले तो नेतल दी थी। ठीक है, तो ये अन्य फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो राजौरगढ़ के सबसे पहले राजौरगढ़ के जो मंदिर है ना, ये कहाँ पड़ते हैं, ये आपको याद रखना था, ये अलवर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, अलवर में। और ये राजौरगढ़ के जो मंदिर बने हुए ना आपके गुज्जर प्रतिहार कालीन बने हुए। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, गुज्जर प्रतिहार कालीन बने हुए 7वीं से 11वीं सदी के मध्य जितने भी मंदिरों का निर्माण करवाया गुज्जर प्रतिहारों ने, वो सारे ही बड़े शानदार और कलात्मक थे। और गुज्जर प्रतिहारों द्वारा अंतिम शानदार मंदिर जो बनवाया गया था वो बाड़मेर में, कौन सा, किराड़ू के मंदिर, जो कि हाथमा गांव में बने हुए, बड़े शानदार बने हुए हैं। और ये जो गुज्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर होते हैं ना, ये महामारू शैली के मंदिर कहलाते हैं। कौन से, महामारू शैली के मंदिर आपके कहलाते हैं, गुज्जर प्रतिहार कालीन जो आपके मंदिर है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपक कली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। वैसे ये चंपा कली होना चाहिए, लेकिन इसको चंपक कली कर दिया। तो ये कौन से में पहना जाता है, तो बिल्कुल 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, चंपा कली आपका गले में पहना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। खुगाली भी आपका गले में पहना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा उनियारा शैली, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है, तो उनियारा से। वापस है एक बार आप खुद बोलना, धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन। ठीक है, इनका जो संबंध है कौन सी शैली से, उनियारा शैली से। ठीक है, कौन सी शैली से, उनियारा शैली से। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जरूर आपको याद रखना ही है। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे, राव रतन सिंह, राव दूधा, राव चंद्रसेन या भोजराज। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के जो संस्थापक थे राव दूधा थे भाई, जो कि मीरा जी के दादा थे और रतन सिंह के पिता थे। ठीक है, तो राव दूधा जो थे वो मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे। राठौड़ वंश की जो मेड़ता के अंदर जो शाखा डाली थी वो किसने डाली थी, तो राव दूधा के द्वारा डाली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कुचामणी ख्याल, शेखावटी ख्याल, रम्मत, तमाशा सुमेलित करना है, तो इसको अपन सुमेलित कर देते हैं। एक तरफ कलाकार है, एक तरफ ख्याल है, प्रवर्तक है, तो देख लेते हैं अपन। कुचामणी ख्याल का संबंध आपके लच्छीराम से हो जाएगा, क्लियर। शेखावटी ख्याल का संबंध आपके दूलिया राणा से हो जाएगा। रम्मत का संबंध आपके कवि तेज यानी तेज कवि जैसलमेर से हो जाएगा। तमाशा का संबंध आपका बंशीधर भट्ट से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर गाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा अपन देख लेते हैं। 1 4 2 3, 1 4 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरालियो क्या है, ये आपको बताना है कि गुरालियो क्या होता है। एक नृत्य शैली है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, आदिवासी भीलों का आभूषण है या लोकनाट्य। तो गुरालिया जो है ना कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। गुरालियो क्या है, तो गुरालियो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असत्य तथ्य को पहचानना, एक तरफ आपको छतरियां दी हुई है, एक तरफ आपको जिले दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं अपन।
मूसी महारानी की छतरी आपकी अलवर में पड़ती है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। गोपाल सिंह की छतरी आपकी करौली में पड़ती है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी आपके रामगढ़ में पड़ती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी आपके बीकानेर में नहीं पड़ती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 11वें का आपका सही आंसर 4 होगा। सर ये कहाँ पड़ती है, तो आप बता दीजिए। ये जैसलमेर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो कि असत्य है। राम गोपाल पालीवाल की जो छतरी आपकी बीकानेर के अंदर पड़ती, जैसलमेर के अंदर पड़ती है, बीकानेर में नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपके करंट अफेयर के सवाल आगे। करंट अफेयर से आपका कोई पुरानी करंट अफेयर है तो इसको अपन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके काम की नहीं है। तो सीधा ही कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे आपके राजस्थान जीके के, जो कि पीछे हैं, तो उन क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं। बाकी ये आपकी सांख्यिकी पूछी गई थी, ठीक है, और मैथ्स वगैरह है। तो ये आ गया आपका राजस्थान वापस है, ये लो। यह कंप्यूटर के बाद आपका ये राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन। देखो, ये राजस्थान का दक्षिणतम पार्ट है आपका, ठीक है, और ऑप्शन में है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन तो दक्षिण में जाती नहीं है, ये तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता। माही बेसिन ये आपके दक्षिण में है। बनास बेसिन का भी संबंध नहीं है। और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली का भी लगभग संबंध नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर में अरावली कम है तो सही। अरावली वहाँ यूँ नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, अरावली की छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं लेकिन पूरी नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल दक्षिणतम भाग की बात करें तो देखो, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है आपकी माही नदी, बोरखेड़ा बांसवाड़ा से। तो बिल्कुल दक्षिण के अंदर कौन सी होगी, क्योंकि सबसे नीचा जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा ही तो है, और बांसवाड़ा में आपकी माही नदी प्रवेश कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अरावली जो शुरू होती है ना, खासकर से उदयपुर सिरोही यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, ज़्यादा पार्ट वैसे सिरोही के अंदर है, फिर उदयपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत कम है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा माही बेसिन। और माही नदी फिर क्या करती, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र विश्व की नदी भी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो देख लेते हैं। शुष्क सागवान वन, मिश्रित पर्णपाती वन, शंकुधारी वन और उष्ण अर्ध उष्ण सदाबहार वन। तो शंकुधारी वन तो राजस्थान में है ही नहीं, इसका तो संबंध ही नहीं है, छोड़ दो। शुष्क सागवान आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, माउंट आबू की तरफ। मिश्रित पर्णपाती वन ये आपके पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध उष्ण सदाबहार वन जो है आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं। माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है आपका, और सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान भी है। ठीक है, माउंट आबू पे एक चोटी आपकी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1722 मीटर ऊंची है। कितनी? और कुछ गाइड्स में आपको 1727 भी मिल जाता है। 1722 आपका ऑथेंटिक है। अगर 1722 ऑप्शन में नहीं हो तो 1727 मिलेगा आपको, दोनों में से एक करना। और यहाँ जो बारिश होती है ना, वो 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो आपका माउंट आबू होता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है ना आपका, वो झालावाड़ जिला है। कौन सा? झालावाड़ जिला आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला आपका जैसलमेर पड़ता है। स्थान की बात हो जाए तो अगर सम जैसलमेर आपका सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर गाइस? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। कोठारी नदी पर आपका मेजा बांध बना हुआ, रावी व्यास पे नौहर, बनास पे बिसलपुर, मोरेल पर पाचना। तो देख लेते हैं अपन इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा। कोठारी पे मेजा बिल्कुल सुमेलित है आपका, रावी पे व्यास नौहर सुमेलित है आपका, बनास पे बिसलपुर बिल्कुल सुमेलित है, लेकिन मोरेल ये सुमेलित नहीं है।
पांचना बांध आपका कहाँ बना हुआ, करौली के अंदर बना हुआ। और यह 5 नदी आती है, बेसावट 5 नदी आती है जिसमें मोरेल बिल्कुल शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसावट है, एक माची है, मेरे को याद नहीं आ रही, 5 ऐसी नदी आती है जिसपे पाचना बांध आपका बना हुआ जो कि मिट्टी से निर्मित है। करौली के अंदर ये बांध आपका पड़ता है, लेकिन मोरेल नदी का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, बढ़ता है अगला क्वेश्चन की ओर। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है। शानदार सवाल है आपका। पीली भूरी, धूसर भूरी यानी ग्रे ब्राउन जलोढ़, लाल दोमट और गहरी मध्यम काली। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा। 95 का बिल्कुल धूसर भूरी ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा आपकी पाली, नागौर और अजमेर जिले में पाई जाती है, ठीक है। ग्रे ब्राउन जो एलोवियल जो मृदा होती है वो आपकी पाली, नागौर, अजमेर में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा की बात कर लेता हूँ तो ये बनास के आसपास पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी की बात कर लो तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है आपकी। और गहरी मध्यम काली मृदा की बात कर लेता हूँ तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। इसके अलावा देखो, राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। और मैं मैप से आपको बता देता हूँ, आजकल ये वैज्ञानिक वर्गीकरण मिट्टियों का यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। देखो ये आपका राजस्थान है, राजस्थान की आकृति आपकी पतंगाकार है, इसलिए मैं आपका पतंग बना दिया मैंने, ठीक है। वो राजस्थान की आकृति पतंगाकार ये किसने बताया था, TH हैडले के द्वारा बताया गया था। देखो ये आपकी अरावली कर दो, ये आपकी अरावली गुजर रही है, ठीक है, ये अरावली हो गई। और ये रेगिस्तान के 2 पार्ट कर दो, एक तो आपका शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल 2 पार्ट हो गए। और यह आपका ये हाड़ौती का पठार हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हाड़ौती का पठार हो जाएगा। बाकी जो आपका बचा ये क्या हो जाएगा, तो ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। तो देखो यह आपकी जो पाई जाती है एंटीसोल और एरिडोसोल, ठीक है। पूरे मरुस्थल के अंदर एंटीसोल और एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, या एंटीसोल या एरिडोसोल, ठीक है। अब बच्चे आपकी अरावली के आसपास के जो जिले हैं या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या इनसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी, इनसेप्टिसोल प्रकार की आपकी जो है सॉइल पाई जाती है, यानी मृदा पाई जाती है। फिर पूर्वी मैदान की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ जो आपकी मृदा पाई जाती है अल्फीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कैसी, अल्फीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। फिर हाड़ौती के पठार की मैं बात कर लूँ तो ये कई बार एग्जाम में पूछा, कई बार एग्जाम में पूछा। ये जो मृदा आपकी पाई जाती है ना, ये वर्टिसोल प्रकार की मृदा जो आपकी है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक जिप्सीफेरम मृदा है जो कि शायद मैंने कल ही आपको पेपर में बताया था, ये बीकानेर में पाई जाती है। एक आपकी रेवरीना मृदा है जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रेवरीना मृदा जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपकी पाई जाती है। तो ये इन मृदाओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बिल्कुल आपको याद रखना। और इसके अलावा देखो मिट्टी की जो सर्वाधिक विषमता पाई जाती है ना, ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली के अंदर सर्वाधिक मिट्टी में जो विषमता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, तो सुमेरपुर पाली के अंदर पाई जाती है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां, एक तरफ सहायक नदियां आपको दी हुई है। तो देख लेते हैं कौन सी प्रमुख नदी की सहायक नदी है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं चंबल नदी की सहायक नदी की। तो चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो वापनी, ठीक है। लूणी की सहायक नदी की मैं बात कर लेता हूं तो लूणी की जो सहायक नदी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी आपकी, बांडी नदी। माही की सहायक नदी की बात कर लेता हूं तो अनास नदी। और बनास की सहायक नदी की बात कर लेता हूं तो मासी नदी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल अपन देख लेते हैं कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका।
बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंबल और माही नदी राजस्थान की 12मासी नदियां हैं, इनमें 12मासा पानी रहता है आपका, ठीक है। और दोनों ही नदियों का जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश से है, ये आपको याद रखना। लूनी नदी जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम बिल्कुल आपके कहाँ से होता है, तो अजमेर से नागपाड़ से होता है, ठीक है। अजमेर के नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। और नागपाड़ की जो ऊंचाई है ना, ये एग्जाम में पूछी हुई है, तो आपको याद रखना 795 मीटर है। कितने? 795 मीटर। जब ये नागपाड़ से निकलती है, जब ये नागपाड़ से निकलती है तब इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। फिर एक शाखा आती गोविंदगढ़ के पास से, दोनों ही सरस्वती और सागरमती मिलने के बाद फिर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका पानी बालोतरा तक ही मीठा, फिर आपका पानी इसका खारा हो जाता है। माही नदी बताई थी मैंने आपको, दक्षिण के अंदर बहती है और उल्टा यू आकार में बहती है। और माही नदी महद झील से आपके आती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इस पर माही बजाज सागर बना हुआ जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, बिल्कुल आपको याद रखना। और एक कड़ाना बांध भी माही नदी पे बना हुआ जो राजस्थान में तो नहीं, गुजरात में, लेकिन कभी इससे सवाल बन जाए तो आपको याद रखना है। फिर आपका बनास जो कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी की मैं उद्गम स्थल की बात कर लूँ तो ये खमनोर के पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती। कहाँ से निकलती? खमनोर के पहाड़ियाँ राजसमंद से आपकी निकलती है। एक बार आपका चंबल का अपवाह क्षेत्र पूछा था प्रतिशत में, आरपीएससी द्वारा पूछा गया, तो बिल्कुल आपको याद रखना 20.90%। कितना? 20.90%। जबकि बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो चंबल, यानी उत्खात भूमि के लिए आपकी जो नदी जानी जाती है अवनालिका अपर्दन, तो उसके लिए आपकी चंबल नदी जानी जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की एक भेड़ की प्रजाति नहीं है, ये आपको बताना। तो देखते कौन सी भेड़ की एक प्रजाति नहीं है आपकी। देखो, मगरा भी है, पूगल भी है, मारवाड़ी भी है, लेकिन मालवी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। मालवी एक गाय की नस्ल है, ठीक है। मालवी एक गाय की नस्ल है जो दक्षिणी पूर्व राजस्थान के अंदर पाई जाती है, हाड़ौती के पठार के आसपास, झालावाड़ के इधर, थोड़ी चित्तौड़ में। तो मालवी जो नस्ल है कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिणी पूर्वी पठार की तरफ पाई जाती है। ये गाय की नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, आपको याद रखना, ठीक है। बाकी मगरा, पुंगल और मारवाड़ी आपकी भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस्ता कला संबंधित है किससे? लकड़ी की नक्काशी से, चर्म शिल्प से, मार्बल की नक्काशी से, सजावटी लाख शिल्प से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो चर्म शिल्प, यानी ऊंट की चमड़ी पे जो शानदार आकृतियाँ उखेरी जाती हैं उसे उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ता कला के लिए जो फेमस कलाकार थे हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है उस्ता कला का संबंध कहाँ से है? बीकानेर जिले से है। कहाँ से है? बीकानेर जिले से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, शानदार सवाल है, अच्छे लेवल का पेपर है। मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, मरु विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 1977-78 में हुआ था। कब हुआ था? 1977-78। जबकि मैं बात कर लूँ सूखा संभाव्य कार्यक्रम की तो वो होता 74-75 के अंदर। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, सूखा संभाव्य 74-75। ऑपरेशन खेजड़ अगर आपसे पूछ लिया जावे तो बिल्कुल आपको याद रखना 1991। ऑपरेशन खेजड़ा की जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी भी। कब हुई थी? 1991 में आपकी हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या थी? शानदार सवाल आपसे पूछा है। तो देखो, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी और शहरी कितनी थी ये आपको बताना है। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो थी ना आपकी वो 61.4 थी, जबकि शहरी साक्षरता जो थी 79.7 थी आपकी, ठीक है। और ऑल ओवर राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? तो 66.1 थी, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। 66.1, ठीक है। तो आज के पेपर को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगले पेपर में शानदार तथ्यों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।